हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं हेल्थ से जुड़े विषयों पर तमाम जानकारी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सेहतमंद रखना और हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे 40 से 45 साल के बाद उभरने वाली बीमारी की, जिससे आज की तारीख में काफ़ी लोग परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। लेकिन अर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्या है और कैसे होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे CK बिरला हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर देबाशीष चंदा से। डॉक्टर देबाशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आसान शब्दों में कि अर्थराइटिस क्या है और इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। गुंजन, आर्थराइटिस बहुत से डिफरेंट टाइप की चीजें होती है। सिंपल वर्ड अगर सबसे पहले समझे, आर्थराइटिस इज सूजा हुआ जोड़ा, जॉइंट के इन्फ्लेमेशन। ओके। सो आर्थराइटिस किसी भी टाइप का हो सकता है। जो सबसे कॉमनली हम लोगों को मिलता है वेयर एंड टेयर इंड्यूस। वेयर एंड टेयर का मतलब है कि घुटने या कोई भी एक जोड़ा जो चल रहा है एज के साथ डिटेरियोरेट करता जाए, घिस जाए और उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आ जाए उसके कारण, तो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमनली मिलने वाली आर्थराइटिस है, जो कि मैक्सिमम लोगों को परेशान करती है। 40 से 45 के एज में मोस्टली फीमेल्स हमारे इस प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। और सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जोड़ा जो होता है वो होता है घुटने, मतलब नी। ओके। तो वो कौन से लक्षण या कहें हम सिम्टम्स जिनसे हमें पहचान हो सके कि किसी को अर्थराइटिस की परेशानी शुरू हो गई है? गुंजन, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है तुमने। मैक्सिमम लोगों को अभी अगर मैं बोलूं कितने लोगों के घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, ठीक है, तो 90% लोग अगर ऑडियंस में बैठे हो ना, सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि मेरे घुटनों में से कट कट की आवाज आती है और उसे नजरअंदाज करते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। मैं 3-4 सिम्टम्स बताता हूँ। अगर ये है आपको तो इनको इमीडिएटली दिखाएं और इनसे मतलब ट्रीटमेंट करके आगे अपने जोड़ों को बचाया जा सकता है। जैसे नंबर 1, क्लिकिंग साउंड्स। गूगल भी करते हैं तो गूगल में लिखा था क्लिकिंग साउंड्स आर बिनाइन। बिनाइन तो नहीं है, ये अनइवन होने का, जॉइंट की जो लुब्रिकेशन सरफेस है वो ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ हो रही है, उसका फर्स्ट सिम्टम है क्लिकिंग साउंड्स। अगर वो पेन के साथ आ रहे हैं तब तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नंबर 2, स्टार्टिंग पेन। अगर आप बहुत देर बैठे हुए हैं और खड़े होने जाते हैं, जैसे मैं सोचिए सोफे में या चेयर पे 1 घंटा बैठा हूँ, खड़े होने जाता हूँ, पहला स्टेप लेने जाता हूँ तो मुझे क्लिंचिंग पेन आता है। ठीक है, या मैं मूवी थिएटर में बैठा हूँ या कार के बैक सीट पे बैठा हूँ जहां मुझे सडनली फील होती है कि मैं अपना घुटना या पैर सीधा करूं। ठीक है, ये फीलिंग अगर आ रही है स्टार्टिंग पेन, दैट मींस कि कार्टिलेज अंदर जो है इरोड होना शुरू हो गया। इसके अलावा चलते वक्त घुटने का लॉक हो जाना, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने और उतरने में दिक्कत होना, ये अर्ली सिम्टम्स है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं देन इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाओ, ये चीज ट्रीटेबल है। डॉक्टर, ये भी बताइए अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है और कौन सी ज़्यादा सीवियर होती है? देखो, आर्थराइटिस को मैं सिंपलीफाई करने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक एज रिलेटेड वेयर एंड टियर, ठीक है, या घिस जाना, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, और दूसरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेटरी मतलब जिसमें कि कुछ अपने बॉडी के ऑटो इम्यून सेल्स हैं, अपने सेल्स अपने ही जॉइंट के कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस किस में होता है? जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ऐसे बहुत से करीब 50 डिजीजेस हैं जिनमें की जॉइंट के कार्टिलेज डिसऑर्डर्स होती हैं। तो 2 ब्रॉड कैटेगरी हो गई, एक वेयर एंड टियर आर्थराइटिस और एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। सो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यूजुअली मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट हाँ, सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी कभी-कभी प्रेजेंट होते हैं। बट एज रिलेटेड आर्थराइटिस इंडियन लोगों में नी में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ओके। तो डॉक्टर, इस बीमारी का सबसे इम्पोर्टेंट क्या इलाज है, ये बताइए आप हमें। देखो, मैंने जैसा बताया कि अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो आपको डॉक्टर को मिलना है। आपका डॉक्टर रिमेटोलॉजिस्ट मिलके इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये कंट्रोलेबल डिजीज है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसमें मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट हो रही है। सो उसमें पिन पॉइंट डायग्नोसिस होना कि कौन सा आर्थराइटिस आपको है, रिमेटॉइड है, सोरियाटिक है, एंकाइलोजिंग है या और किसी तरह का है, वो आपको डॉक्टर आपको बताएगा। रिमेटोलॉजिस्ट मिलके उसको ट्रीट करेंगे। वो एक डिजीज है जिसे कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही कुछ मेडिसिन से इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि लोगों को पता नहीं है।
सेकंड, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब वेयर एंड टेयर वाला आर्थराइटिस है, तो जितना अर्ली डॉक्टर के पास जाएंगे उतना चांसेस है कि लेटर ऑन नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस में किन खाने की चीज़ों का परहेज करना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ सामान नहीं है जिससे आर्थराइटिस बढ़ता हो। ठीक है, यूरिक एसिड से देखो, डिफरेंट टाइप के आर्थराइटिस है। यूरिक एसिड हो गया जिसमें प्रोटीन डाइट को कम कर देते हैं आप। ठीक है, जो प्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन टाइप्स होते हैं, प्यूरिन्स पिरामिडस टाइप के 2 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनमें जो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, ऐसे वाले प्रोटीन्स को हम कम लेना शुरू करते हैं। जैसे यूरिक एसिड पेशेंट्स है तो हम उनको बोलते हैं कि आप ऐसे प्रोटीन्स लो जिनमें कि यूरिक एसिड कम बने, जैसे रेड मीट को अवॉइड करें, कैबेज, मशरूम, अरबी, इनको अवॉइड करें। बट इन जनरल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है बाकी किसी आर्थराइटिस में जिनसे कि आर्थराइटिस ट्रिगर होता है। डॉक्टर देवाशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन एंड थैंक यू TV9। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हो और इससे पेशेंट का अवेयरनेस हो। सो मुझे लगता है अवेयर जो लोग होते हैं उन लोगों की बहुत सारी मुसीबत और प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉर्ट आउट कर लेना तो ठीक हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आर्थराइटिस से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी कि जैसा भी कि डॉक्टर ने भी बताया कि एक्सरसाइज करना और सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।